नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपीपीएससी आरओ 2023 को देखते हुए प्रीलिम्स एग्जाम टेस्ट सीरीज हमारी ये चल रही है, जिसमें सेकंड टेस्ट होगा। जीएस वर्ड की तरफ से जो टेस्ट सीरीज दी जा रही है, उसका ये सेकंड टेस्ट होगा। इससे पहले एक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके सभी विषयों से 5-5 प्रश्नों को उठाकर 50 प्रश्न बनाए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, ये जीएस वर्ड की तरफ से टेस्ट सीरीज दी जा रही है। तो आइए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जो भी साथी हमारे से पहली बार जुड़े हैं, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो उन सभी को देखने को मिलती रहे। आइए मित्रों, आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आप सभी के बीच दिए गए हैं। निम्न में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? इसका जो सही जवाब होगा वो वाट हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा की इकाई कौन कौन सी होती है? एक तो किलो कैलोरी होती है, दूसरी किलो जूल होती है और तीसरी कैलोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। वॉट ऊष्मा की इकाई नहीं है। दूसरा प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। गिराने पर क्या होगा? पहला ऑप्शन है, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। सेकंड ऑप्शन है, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। थर्ड ऑप्शन है, कुछ अंतर में गिरेंगी। फोर्थ ऑप्शन है, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, जबकि लोहे की जो गेंद है वो पहले गिर जाएगी। सही प्रश्न ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? बताइए। जो बादल होते हैं ना, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? घनत्व, वेग, दाब या ताप? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के वायु में कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। बताइए। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। ऑप्शन है वेग और आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य और वेग, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति और वेग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्घ्य और वेग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है एक्स किरण है, ऑप्शन बी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी रेडियो तरंग है, ऑप्शन डी अवरक्त विकिरण। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगें। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आरंभिक लोगों के द्वारा आग के प्रयोग का साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से प्राप्त होता है? बताइए। यहाँ पर इतिहास का प्रश्न है कि आरंभिक लोगों के द्वारा आग के प्रयोग का जो साक्ष्य है वो सबसे पहले हमें कहां से प्राप्त होता है? सही जवाब होगा कुरनूल, ऑप्शन नंबर ए। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और नए प्रश्नों का एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। महास्नानागार का साक्ष्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा। सही जवाब होगा मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में जो महास्नानागार प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, याद रखना है। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसको याद रखेंगे। ये नगर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? राखीगढ़ी। और ओवरऑल पूछा जाए तो सबसे बड़ा नगर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मन के बनाने का साक्ष्य हड़प्पा काल में कहां से मिला है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चन्नू दड़ो से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला, उत्तर वैदिक ग्रंथ में शामिल है। बताइए कौन कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ में शामिल हैं? सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? इसका सही जवाब होगा तीनों ही ये उत्तर वैदिक ग्रंथ में शामिल है, क्योंकि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक आपकी ऋग्वैदिक सभ्यता और दूसरी आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता। तो ऋग्वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद की रचना हुई, जब उत्तर वैदिक सभ्यता में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीनों वेदों की रचना हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालन है? बताइए। निम्न में से कौन एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थित वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। तो आपको केवल सही वाला पढ़ना है। अगला प्रश्न है,
11वां 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। बताइए 1944 में गांधीवादी योजना को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रीमन नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। बताएंगे योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र से, रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र से, चयनित आधारभूत उद्योग से या लोहा एवं इस्पात उद्योग से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी योजना में कोर सेक्टर का अर्थ होता है चयनित आधारभूत उद्योग से। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है। बताइए मुद्रा का अवमूल्यन करने पर प्रभाव क्या होता है? इसका सही जवाब होगा आयात महंगे हो जाते हैं एवं निर्यात सस्ते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जब मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तो आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अगला प्रश्न है भुगतान बैंकों की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है रंगराजन समिति, राकेश मोहन समिति, विमल जालान समिति, नचकेत मोर समिति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नचकेत मोर समिति। ये भी आपको याद रखना है इस समिति का संबंध किससे है? याद रखेंगे भुगतान बैंकों की स्थापना से संबंधित है नचकेत मोर समिति। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बताइए क्या होता है? सही जवाब होगा वायुमंडल दाब से अधिक होता है। याद रखेंगे जो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला आंसर बताना है निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है? बताइए आपसे पूछा कि निम्न में से किस विस्फोटक का नाम नोवेल तेल है? बताइए क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी एन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी दिया गया है TNG। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? इसमें पूछा गया कि किस ग्रुप के जो जंतु हैं वो रात्रि में चलते हैं। मच्छर, गोरेया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, घरेलू मक्खी, खटमल और तोता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप देखेंगे दोस्तों रात में मच्छर, चमगादड़ और उल्लू तीनों का प्रकोप होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंत या बाध्य प्रजनन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा जनसंख्या की स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए। लट्ठमार हुरी बरसाना, वल्की महोत्सव संबल, ध्रुपद मेला झांसी, परिक्रमा मेला अयोध्या। आपको गलत वाला टिक करना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिए लट्ठमार होली बरसाना में होती है, कल्की मेला संबल में होता है और परिक्रमा मेला अयोध्या में। तो ध्रुपद मेला झांसी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी गैस आधारित परियोजना नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी गैस आधारित परियोजना नहीं है? बताइए। सही जवाब होगा अनपरा परियोजना। ये गैस आधारित परियोजना नहीं है। बाकी देखिए औरैया परियोजना आप याद रखेंगे गैस आधारित परियोजना है। आंवला और दादरी ये तीनों ही गैस आधारित परियोजना हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुए थे? बताइए 2, 3, 4, 1। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3 अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुए थे। ठीक है स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दशक कौन सा रहा? ये यूपी स्पेशल की जो जनगणना है वहां से प्रश्न पूछा गया है। तो सही जवाब होगा यहाँ पर 1991 से 2001 यानी ये जो 10 वर्ष का जो समय रहा है इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बताइए अगला प्रश्न आपके सामने है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको वर्ष बतानी है। ऑप्शन है 1932, 50, 1930, 1935। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। ठीक है अगला प्रश्न है
सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप सेंटेंस को यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बोला है निम्न में से कौन सा असत्य है, बताइए। नगरों, सड़कों एवं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। मात्र देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित नहीं थे किंतु इसका उपयोग करते थे। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। हमें गलत वाले विकल्प को टिक करना है। माफ कीजिए, इसका जो गलत विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। लोग लोहे से यहाँ को दिया, लोग लोहे से परिचित नहीं थे किंतु इसका प्रयोग करते थे, यही वाक्य गलत है। ये भी बिल्कुल सही है। नगरों, सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था अच्छी थी। मात्र देवी को उपासना की जाती थी। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, कर्नाटक युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरीके से हुए थे। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके होने का कारण क्या था? तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इनके क्रम आपको लगाने हैं, कौन पहले राजा बना, फिर उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना और सबसे अंतिम में कौन बना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो राजा बना वो तो जहांदर शाह बना था, उसके बाद आपका मोहम्मद शाह बना था, उसके बाद आलम शाह और सबसे लास्ट में आलमगीर द्वितीय बना था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी, बताइए इनमें से वो कौन सा जोड़ा है। ऑप्शन है पहला खुदीराम बोस तथा उधम सिंह, ऑप्शन बी मदनलाल डींगरा तथा उधम सिंह, ऑप्शन सी सरदार अजीत सिंह तथा सूरसेन, ऑप्शन डी करतार सिंह तथा उधम सिंह। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मदनलाल डींगरा तथा उधम सिंह। इन दोनों को अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, बताइए अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था। सही जवाब होगा रोलैक्ट एक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए एक धन एबीसी यानी रीजनिंग का प्रश्न दिया गया कि एक धन एबीसी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी को इतने अनुपात में, बी सी को इतने तथा सी डी को इतने के अनुपात में। तो ए डी का अनुपात आपसे पूछा है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हमें एक मेथड होता है, उस मेथड से आप अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ए और बी का जो धन दिया गया है वो आप यहाँ देखेंगे ए बी का धन दिया गया 3:5 में, ठीक है। फिर बी सी का धन दिया गया है, आप इस तरीके से करेंगे 6:7 में। फिर सी डी का धन दिया गया है 8:9 में और हम इसको गुणा करेंगे। तो देखिए इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, आप इसे करेंगे 36, 18 और 18 अट्ठे आप कर लेंगे, ठीक है। तो 18 अट्ठे जितना भी हो जाएगा आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। फिर इन तीनों का आपस में गुणा करके यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर इन तीनों का आपस में गुणा करके, देखिए एक बार मैं आपको इसको पुनः सॉल्व करके दिखाता हूँ इधर, ठीक है। सबसे पहले हमारा कितना दिया गया है 3:5 दिया गया, वहां पर थोड़ी जगह कम थी इस वजह से। दूसरा आपका दिया गया है 6:7, यहाँ लिखेंगे 6:7 और तीसरी दी गई 8:9, तो हम यहाँ लिखेंगे 8:9। अब इन सब का गुणा करेंगे तो इन तीनों का पहले आप गुणा करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर आपको नोट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम इस वाली संख्या को लेकर इस तरीके से गुणा करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे। फिर इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे और लास्ट में इन तीनों का गुणा करके आप यहाँ लिखेंगे और जो पहला वाला आएगा और अंतिम वाला आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा अनुपात बना के। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका कि हाल ही में जो ये कार्य किया गया वो नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाल ही में अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है। कथन सेकंड है कि स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे दोस्तों, पहला आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। केवल पहला सही है, ठीक है, पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। आइए इसी क्रम पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 32 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाल ही में नीति आयोग ने ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
सेकंड है केंद्रीय एजेंसी ने भारतीय नागरिकों के बीच ई मोबिलिटी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पहला, दूसरा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? दोनों ही सही होंगे। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही होंगे। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पर ई अमृत मोबाइल की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? बताइए, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये दोस्तों धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है? बताइए, भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वो देश था दोस्तों आपका जापान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई शासन व्यवस्था में वाणिक वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण एवं प्रधान थी। हड़प्पा वासी वाणिज्य एवं व्यापार की तरफ अधिक आकर्षित थे। कौन सा कथन सही होगा? तो दोस्तों याद रखेंगे दोनों ही कथन सही है, पहला भी और दूसरा भी, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शेरशाह सूरी के राजनीतिक अभियानों के संदर्भ में कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? बताइए, शेरशाह सूरी की बात हो रही है, सूरवंश की दिल्ली सल्तनत का ये प्रश्न, मुगल काल का ये प्रश्न है। बताइए, इसका आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित है। तो दोस्तों इसका जो सही सुमेलित है वो आपका रायसीन अभियान 1543। ठीक है, रायसीन अभियान जो किया था वो 1543 में किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाकी सभी गलत हैं। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके आपको सही आंसर देना है। बात करेंगे अपन नील विद्रोह की, तो दोस्तों इसका जो नील विद्रोह हुआ था वो आपका 1559 में हुआ था। वहीं अगर संथाल विद्रोह की बात की जाए तो 1555-56 में ये विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह की बात की जाती है 1899 और 1900 के बीच हुआ था। वही कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह की बात की जाए तो 1824 में हुआ था। जब आप इसको सही सुमेलित करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 2143। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही काल क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी की नीति के माध्यम से किसको सबसे पहले ऐड किया गया और किस तरीके से ऐड किया गया था? यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले सतारा को ऐड किया गया था, उसके बाद बघाट, झांसी और उसके बाद अवध। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करने हेतु डूरंड आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो जो डूरंड आयोग का गठन हुआ था उस समय भारत में कौन गवर्नर जनरल के पद पर था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन। अगला प्रश्न है, 16 वन पाए जाते हैं। बताएंगे कहां पर 16 वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर, अन्नामलाई पहाड़ियों पर, पालनी पहाड़ियों पर या उपयुक्त में से सभी? तो सही आंसर होगा ये जो 16 वन पाए जाते हैं ये आपके नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और पालनी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो आप देखेंगे मूली में तीखापन, ये बिल्कुल आपका सही है। मूली में जो तीखापन होता है वो आइसोसाइनाइड के कारण होता है। मिर्च में जो चरपराहट होती है वो कैप्सेसिन के कारण होती है। लहसुन में जो गंध आती है वो एलाइसिन के कारण आती है। करेले में जो कड़वाहट होता है ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइए, जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो निम्न में से किसको नहीं शामिल किया जाता है? तो आप यहाँ पर याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों लगभग सभी को पता होगा, काला धन को शामिल नहीं किया जाता, विदेशियों की जो भारत में अर्जित आय है उससे शामिल नहीं किया जाता, मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य होता है उससे शामिल नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है? बताइए, वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, इनमें से कौन सी संस्था उसका हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये अलग होती है जिसे हम IMF बोलते हैं, और इस IMF का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं हेडक्वार्टर, ये आपके वॉशिंगटन DC में है। ठीक है, वॉशिंगटन DC में है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? संपर्क नहीं होगा दोस्तों,
शार्क होगा, शार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, शार्क का सदस्य नहीं है। बाकी देखिए भारत, पाकिस्तान, मालदीव शार्क के मेंबर हैं, जबकि जो म्यांमार है ये शार्क का मेंबर नहीं है। अगला प्रश्न है, कैस्केडिंग प्रभाव से क्या तात्पर्य है? कैस्केडिंग प्रभाव से क्या तात्पर्य है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ही वस्तु पर बार बार कर लगाना ही कैस्केडिंग प्रभाव के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल का जैसे दिल्ली शहर की स्थापना की थी? हमसे मुख्यतः पूछा गया कि जो दिल्ली की स्थापना की गई थी, जिसे दिल्ली कहा जाता है, ये किस वंश के लोगों ने की थी? तो दोस्तों याद रखें, तोमर वंश के लोगों ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय या महाविहार है, इसकी स्थापना का श्रेय किन लोगों को जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वो पाल वंश के लोगों को जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्न में से किस वंश के द्वारा हुआ था? लक्ष्मण संवत का जो अर्थ है वो आपको बताना है। ये सेन वंशों के द्वारा हुआ था। इसमें एक लक्ष्मण सेन नाम के व्यक्ति राजा बने थे, उन्होंने लक्ष्मण संवत चलाया था। अगला, महोदया किसका पुराना नाम है? यूपी स्पेशल का प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महोदया किसका पुराना नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 50 प्रश्न कवर किए और ये टेस्ट सीरीज हमारी 2 थी। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज आगे इस चैनल पर चलती रहेंगी। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर जीएस वर्ड, उसके बाद ध्येय आईएएस, उसके बाद दृष्टि, इन तीनों ही संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे आरओ के साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे, कुछ अपनी तरफ से भी हम बना के कराए जाएंगे। तो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती रहेगी आरओ के लिए। ठीक है, आरओ के लिए। और जैसे ही आरओ का एग्जाम खत्म होता है उससे पहले ही हम यानी लगभग आपके जनवरी के आसपास जाकर हम यूपी पीसीएस 2023 को लेकर भी टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे, जिससे कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी आसानी से तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को इतना रखते हैं। जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़ते हैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार बरसाएं। थैंक यू, जय हिंद।